शायद आपको नहीं पता है कि मेरे घर कभी कभी भोजन बना करता था। पिताजी अकेले मात्र थे, वो दिन भर घूमते रहते थे। गोड़ लागू पैया परू, मानी जा कहनवा बलमा, जनी जा विदेश रखबे अखिया के समनवा बालम, जनी जा विदेश। तो निकट भविष्य में जरूर प्रयास करूंगा कि एक ऐसा कॉन्वेंट स्कूल खोलूं जिससे हमारे गांव घर के आसपास के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाहर न जाना पड़े। कितना समय सर लगेगा? अब समय को बांधना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक आध 2 साल के अंदर मैं प्रयास। जिंदगी बेपीर हो गई है, जैसे पत्थर की लकीर हो गई है। दिन तो किसी तरह ढल ही जाता, रात द्रौपदी की चीर हो गई है। वो चीजों पर अगर इंसान ध्यान दे दे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सेंस और पेशेंस, तो कोई भी कठिनाई नहीं है, अपने आप वो पार हो जाए। किनाराम बाबा का मंदिर जहां देख रहे हैं, जहां मूर्ति लगी है, उसका नींव सिर्फ डाला गया था, और प्रधानी के बाद मंदिर बनाने का काम लोगों के सहयोग से मैंने प्रारंभ किया। कहीं चंदा मांगने हम लोग नहीं गए, लेकिन एक गुल्लक लेके हम लोग घूमते थे, जो उस गुल्लक में जो भी डाल दे, एक दिन की मजदूरी रोज मांग लिया जाता था, और वो मंदिर बन के तैयार हो गया। और आपको ताज्जुब होगा, आज के समय में भी, आज के माहौल में भी, उस समय इस गांव के लोगों ने मुझे लगभग 10 बीघा जमीन बिना पैसे का लिख दिया महाविद्यालय के नाम। 10 बीघा? आप ताज्जुब करेंगे। उस टाइम कोई 4 बीघा, कोई 3 बीघा, कोई 1.5 बीघा, इस तरह से लिख दिया। और कम से कम 20-25 लाख रुपए हमारे गांव के लोगों ने मुझे चंदा स्वरूप दिया। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, इस तरह से। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जिनके शब्दों में अनुभव की गहराई और वाणी में साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद है। एक कुशल प्रशासक, शिक्षा जगत का बहुत बड़ा नाम। सीधे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम धनंजय सिंह है। मेरे पिता स्वर्गीय लोकनाथ सिंह, मैं रामगढ़ का निवासी हूं। यही मेरा परिचय है। चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। सर, आपने एक विद्यालय से महाविद्यालय का सफर तय किया है। सर, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है आपकी? आप तो जानते हैं, शिक्षा, संगीत, कला, राजनीति से ये सब मुझे पारिवारिक रूप से प्राप्त हुआ है। मेरे पिता स्वर्गीय लोकनाथ सिंह जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, पूर्व विधायक भी रहे, बहुत सारे इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना किए, प्राथमिक विद्यालय से लेकर अन्य विद्यालयों की स्थापना किए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के और उन्हीं के दिशा निर्देशन में, जब मैं 30 अक्टूबर सन 1977 को बाबा कीनाराम जी इंटर कॉलेज में भूगोल प्रवक्ता के पद पर अपनी ज्वाइनिंग लिया, और तब से लेकर आज तक लगभग 43 वर्ष तक मैंने उस विद्यालय की सेवा किया, और 2010 से 19 तक मैं प्रधानाचार्य भी रहा बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज का। और
रिटायरमेंट के बाद आज मैं आपके सामने हूं। सफर विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक 2 शब्दों में उसका बयान तो किया नहीं जा सकता जी। लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े रहने के कारण मुझे यह अनुभव हुआ कि पिताजी ने तो इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना कर दी थी, संस्थापक प्रबंधक भी रहे। उन्होंने स्वर्गीय गुलाब सिंह जी को अपने जीते जी प्रबंधक का पद दिया, मात्र इसलिए दिया कि इस विद्यालय का उत्तरोत्तर विकास होता रहेगा। और उन्हीं के नेतृत्व में मुझे नौकरी भी मिली 1977 में। लेकिन आज जब हमने महसूस किया कि हमारी क्षेत्र की जनता और उनके लोग इंटरमीडिएट पास करने के बाद दर दर भटक रहे हैं, बहुत दूर दूर तक स्नातक की डिग्री लेने के लिए दौड़ रहे हैं, तब मन में ये भाव आया कि क्यों न एक महाविद्यालय की स्थापना किया जाए। और इसी सोच के तहत सन 2000 में लोकनाथ सिंह महाविद्यालय की स्थापना की गई। स्थापना के समय बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। मेरे सामने चूंकि हम लोग 4 भाई हैं, वित्तीय संकट था, गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे, हमारे पास जमीन नहीं के बराबर था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र की जनता को और रामगढ़ गांव के निवासियों को, जब हमने इच्छा जाहिर की कि मैं एक महाविद्यालय की स्थापना करना चाहूंगा, तो सबसे पहले बाबू शिवमूर्त सिंह जी, उन्होंने कहा कि मैं आपको 1.5 बीघा जमीन दे रहा हूं, आप उसी में स्थापना करिए, जो इस पोखरे के पास जमीन थी। अच्छा। ये निर्णित भी हो गया, चलो वहीं खोला जाए। लेकिन बाद में बहुत सारे लोग हमारे शुभ चिंतक मिले, उन्होंने राय दिया कि नहीं, उससे बेहतर जगह जहां आज स्थापित है वहां है। और आपको ताज्जुब होगा, आज के समय में भी, आज के माहौल में भी, उस समय इस गांव के लोगों ने मुझे लगभग 10 बीघा जमीन बिना पैसे का लिख दिया महाविद्यालय के नाम। 10 बीघा? आप ताज्जुब करेंगे। उस टाइम कोई 4 बीघा, कोई 3 बीघा, कोई 1.5 बीघा, इस तरह से लिख दिया। और कम से कम 20-25 लाख रुपए हमारे गांव के लोगों ने मुझे चंदा स्वरूप दिया। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। इस तरह से मेरे पास धन भी आया और जो मूलभूत आवश्यकता जमीन की थी उसकी भी पूर्ति हुई। ये अलग बात है कि आज की तिथि में हमने सबका धन, सबकी जमीन वापस कर दी। नेक नीति उधर भी रही और नेक नीति इधर भी रही कि कोई ये नहीं कह सकता कि किसी का कुछ ले लिया गया। लेकिन आज उत्तरोत्तर विकास की तरफ महाविद्यालय है। बहुत सारी चुनौतियां विद्यालय खोलने में तो होती हैं, अध्यापक की नियुक्ति से लेकर के और वित्तीय व्यवस्था से लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन आज एक महाविद्यालय खड़ा है, जब हमें गर्व होता है कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे कहीं दूर जाकर के लोग फफ्तियां कसते थे रास्ते में, उससे उनका पाला अब नहीं पड़ रहा है, आकर के शिक्षा ग्रहण करके चले जा रहे हैं। पर महाविद्यालय के साथ साथ क्या आप कॉन्वेंट का स्थापना नहीं करना चाहते हैं? उम्र का तकाजा है, क्यों नहीं चाहता। आज की नई शिक्षा नीति जो हमारे देश में चल रही है, मैं देख रहा हूं कि उसमें बच्चों का झुकाव ग्रेजुएशन की तरफ, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बहुत कम है। वो रोजगार परक शिक्षा की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं, टेक्निकल लाइन में वो जाना पसंद कर रहे हैं। हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो कहीं और चले जा रहे हैं। तो उस शिक्षा प्रणाली में अब धीरे धीरे गिरावट हो रही है।
और मुझे ज्ञात है कि बहुत सारे विद्यालयों महाविद्यालयों ने अपनी मान्यता वापस ले ली। सोच रहे होंगे क्यों ले ली। जी जी। बच्चों की कमी और सेमेस्टर वाइज परीक्षा, साल भर परीक्षा ही होती रहती है, पठन पाठन कब होगा, कैसी व्यवस्था होगी, इससे आजिज होकर बहुत सारे लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कर दिया उसी बिल्डिंग में। और कॉन्वेंट स्कूल की स्थिति आज के डेट में ऐसी है कि अगर आपने खोल लिया, विधिवत व्यवस्था कर दिया, तो वो डिग्री कॉलेज से बेहतर चल रहा है। मैं भी सोच रहा हूं अगर यही स्थिति रह गई डिग्री कॉलेजेस की, क्योंकि बीएड करने वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बीटीसी करने वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं। कारण यह है कि जब उनको रोजगार मिल ही नहीं रहा है, कोई पद सृजन हो ही नहीं रहा है, तो वो पढ़ के क्या करेंगे। तो ये एक तरफ से मोह भंग हो रहा है और इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और हम भी प्रयास अब करेंगे निकट भविष्य में। थोड़ा उम्र का तकाजा, आपको हमने बताया कि अभी इस उम्र में उतनी मेहनत नहीं हो पाएगी, वरना मैं एक कॉन्वेंट स्कूल जरूर खोलता, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आज भी मैं समझता हूँ 50% जिनको जो पैसे वाले लोग हैं आज बनारस भाग के चले जा रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल आज भी हमारे गांव घर में बहुत हैं, बढ़िया चल भी रहे हैं, व्यवस्था भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी पैसे वाले लोग 10,000 15,000 फीस दे करके प्रति मंथ जा करके बनारस शहर में अन्य जगहों पर एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चों का। तो सच में बताऊं तो निकट भविष्य में जरूर प्रयास करूंगा कि एक ऐसा कॉन्वेंट स्कूल खोलूं जिससे हमारे गांव घर के आसपास के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाहर न जाना पड़े। कितना समय सर लगेगा? अब समय को बांधना मेरे बस की बात नहीं है, और कौन जानता है कि वक्त कब किसके साथ कैसा व्यवहार करे, केवल वक्त जानता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 1-2 साल के अंदर मैं प्रयास जरूर करूंगा, अगर लोगों ने मेरा साथ दिया तो निश्चय ही मेरा प्रयास होगा कि एक कॉन्वेंट स्कूल, बेहतर कॉन्वेंट स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल आज भी कॉन्वेंट स्कूल है, अच्छे चल रहे हैं, संख्या भी बहुत है, उपरात है। विद्यालय तो कितना हो खोला जाए वो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी की वजह से मैं खोलने का प्रयास करूंगा। प्रतिस्पर्धा है, अच्छे लोग उसमें हो सकता है, और बढ़िया पढ़ाई हर जगह होने लगे, खोला जा सकता है जी। अच्छा सर, पुरानी पीढ़ी है और आज की जो पीढ़ियों के बीच जो अनुशासन का कौन सा बुनियादी अंतर देखा जा रहा है? अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, जी। पुराने समय में किसी का भी बच्चा होता था, कोई भी उसको डांट सकता था, अनुशासन में रखने का प्रयास कर लेता था। वो विद्यालय पढ़ने भी जाता था, और अगर टीचर उसके साथ थोड़ा बहुत कठोर कार्रवाई भी करता था तो गार्जियन नहीं जाते थे उसके पास, घर बताने पर और उसको अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है। आज के दौर में ऐसा नहीं है। पहले था कि दूसरे के बच्चों को भी डांटने की क्षमता हर व्यक्ति रखता था, लेकिन आज अपने ही बच्चे को डांटने में लोगों को डर लग रहा है। इतना बड़ा अंतर आया है, कुछ तकनीकी भी अंतर आया है, कुछ और बहुत सारे अंतर तो बहुत है, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी आई हैं। समाज का जो बदलाव हो रहा है तेजी के साथ, जो हम डिजिटल लाइन में चलते चले जा रहे हैं, उसका भी कुछ दुष्परिणाम, जो चीज हम 50 वर्ष 40-30 वर्ष की अवस्था में जानना शुरू किए बच्चे आज के छोटे छोटे उससे ज्यादा जानना प्रारंभ कर दिए हैं। तो अनुशासन में रखना तो आज के समय में थोड़ा मुश्किल है पहले की अपेक्षा, यही हमको बुनियादी अंतर दिखाई पड़ रहा है। कितने लोग तो सर ये कहते हैं कि कुछ समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि प्राइवेट जो टीचर हैं वो विद्यालय में पढ़ाने नहीं जाएंगे। सरकार भी चाहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो, कौन नहीं चाहता है। ढांचे तैयार किए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन आज सरकार का ध्यान तो आप ही जानिए कि इन सब चीजों की ओर ज्यादा है कि उनको बैठे बिठाए ही हर चीज मिल जाए। और ये इसमें गुणवत्ता भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी कमियां भी इसमें है। सबको हर चीज मुफ्त चाहिए, और जब मुफ्त में चीजें मिलने लगती हैं तो उसमें गिरावट आने लगती है।
बिल्कुल। और परिश्रम करके जो भी चीज प्राप्त होती है, क्या कहना उसका। सर, आपकी वाणी में एक अद्भुत ठहराव और स्पष्टता है। क्या ये प्रतिभा जन्मजात है या आपने कई वर्षों से इसे निखारा है? हमने आपको शुरू में ही बताया था कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा रहा है, शिक्षा, संगीत, कला और राजनीति के क्षेत्र में। और मेरे पिताजी बहुत अच्छे वक्ता थे जी। बहुत अच्छा रामायण भी गाते थे, तो कुछ जन्मजात तो असर पड़ता ही है। बिल्कुल सर। लेकिन ठहराव के लिए और स्पष्टता के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है कि स्वयं अपनी वाणी को नियंत्रित करके समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए काफी कुछ अध्ययन करना, समझना और अपने आप को समाज में उसको दिखाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। कोई ऐसी किताब सर जिससे आप पढ़े हो? किताबें तो हमने बहुत सारी पढ़ी हैं। आपका उद्देश्य क्या है किताब के प्रति जानने का? राजनीतिक किताब है पसंदीदा कि धार्मिक किताब है? पसंदीदा पुस्तक वक्ता के लिए, हैं? एक अच्छा वक्ता बनने के लिए कौन सी ऐसी पुस्तक जो आपके देखिए, पसंदीदा हो? ये देखिए, एक अच्छे वक्ता के लिए तो सच पूछिए तो उसको वक्ताओं को सुनना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, आज के युग में रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर चीजें मिल जाती हैं आपको। जिस भी टॉपिक पर आप बोलना चाहें, अगर आप खोजेंगे तो उस रामचरितमानस में सब कुछ मिल जाएगा। वैसे किताबें तो हमने प्रेमचंद जी की भी कई तो पढ़ी हैं, चाहे वो रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, कायाकल्प हो, प्रेमाश्रम हो, तो बहुत सारी पढ़ी हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की किताबों ने हमें ज्यादा सामाजिक जीवन से घटित होने वाली घटनाओं के प्रति प्रेरित किया है। मुंशी प्रेमचंद जी। और राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से ज्ञान तो बढ़ता है। साहित्यिक किताबें हैं जी। तो हम लोग कहीं बोलने के पहले उन चीजों को ढूंढते हैं, किस किताब में कहाँ क्या मिलेगा, क्या कोटेशन दिया जा सकता है, उसके अनुसार हम लोग बोलते हैं। और वक्ता की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि समय के अनुसार वो भले कम जानकारी रखता हो, उसको बहुत ज्यादा विस्तार न हो ज्ञान का, लेकिन वक्त पर जो सही बात कह दे उसके मुताबिक वही सही हो। बिल्कुल सही। सर, सफलता की आपकी अपनी परिभाषा क्या है? क्या यह पद और प्रतिष्ठा है या कुछ और? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है जी। पद और प्रतिष्ठा ये सफलता जो मिलती है वो बहुत टिकाऊपन उसमें नहीं होता। मैं समझता हूं कि आपत्तियों को पराजित करना ही जीवन के आनंद की पराकाष्ठा है। जब किसी भी आपत्ति को हम उसका निराकरण करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें सफलता मिलने के बाद जो आंतरिक खुशी होती है वो किसी चीज। सो छात्र जीवन में चरित्र बड़ा है या करियर? बड़े छोटे की बात तो मैं नहीं करता, जरूरी दोनों है, लेकिन कैरियर अगर आपका बहुत बन गया, चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग से चरित्रवान बनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं भी रहो, किसी भी पद पर रहो, आप अगर चरित्रवान नहीं है तो आप लोगों की निगाह में गिर जाएंगे। तो सीधा जवाब, किताबी ज्ञान है व्यवहारिक ज्ञान? आजकल सबसे बड़ी परेशानी किताबी ज्ञानों से तो है, व्यवहारिक ज्ञान की बहुत कमी है। और आज के समाज में बदलते परिवेश में मैं समझता हूं व्यवहारिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। हम किताबी कीड़ा होके क्या करेंगे? अगर हमसे कोई कह दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है तो हमको उससे क्या लेना देना है? होगा, बिल्कुल वहां का होगा तो होगा, लेकिन व्यवहारिक जगत में उसने मेरे लिए क्या किया है,
ये पक्ष मेरे लिए ज्यादा मजबूत है। हमारा आपका एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है, ये अगर नहीं है तो सब कुछ ज्ञान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी आप बिल्कुल निल हैं अगर आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। इसलिए व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। पर यदि आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो पहला बदलाव क्या करेंगे सर? अरे ये तो ऐसी बात हो गई कि जो जिंदगी में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर एक दिन के लिए मैं शिक्षा मंत्री हो जाऊं, जो संभव नहीं है उस पर बोलने की बात आप कर रहे हैं। अगर मैं एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री हो जाऊं तो मेरा एक ही दृष्टिकोण रहेगा कि शिक्षा को समूर्ति सूची में लाया जाए। हो गरीब या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान। सबके लिए एक समान शिक्षा की जिस दिन व्यवस्था हो जाएगी, ये देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसित होता जाएगा। जब तक ये उतार चढ़ाव होता रहेगा, जब तक फैसले काफी बड़े बड़े होंगे, गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ेगा, तो वो जो बदलाव की उम्मीद हम समाज की करते हैं वो नहीं हो पाएगा। हम चाहेंगे कि हमारे सरकारी स्कूलों में ही सबके बच्चे पढ़े, प्राइवेट स्कूल नहीं के बराबर हो, सारे स्कूल सरकारी हो, उसमें सारी व्यवस्थाएं उसमें सरकार की तरफ से हो, उसी में लोग पढ़े। यही एक व्यवस्था हो जाए तो इसमें योग्य शिक्षक, पढ़ाने वाले शिक्षक योग्य शिक्षक हो, बिल्कुल, और सबको पढ़ने की सुविधा दी जाए। हो सकता है गरीब के बच्चों में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल सकते हैं जो कि प्रतिभावान हों, उनको मौका नहीं मिला उस जगह जाके पढ़ने का जहां बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते हैं। जरूरी यह है कि शिक्षा समूर्ति सूची में हो, शिक्षा एक समान हो, गरीब हो या धनवान सबसे के लिए एक समान हो, और शिक्षा व्यवहारिक भी हो। बिल्कुल, ज्ञान देने के साथ साथ सिर्फ नौकरी पाना ही शिक्षा का उद्देश्य न हो। जी। शिक्षा पाने के बाद समाज के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी सिखाना आज के युग में उतना ही आवश्यक है। शुरू से ही हम लोग पाल लेते हैं कि किताबी ज्ञान प्राप्त करके पढ़ना है, पास होना है, नौकरी करना है। इससे थोड़ा हमको अलग हटना होगा, स्किल डेवलपमेंट करना होगा, हमको अपने अंदर जो हमारी प्रतिभा छिपी हुई है उसको निखारना होगा। तब ही जाकर के हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। देश जरूरी है। जी जी सर, कोई एक ऐसा सबक जो आप कठिन समय में आपको मिला हो, जो आप कभी भूल नहीं सकते? इंसान के जीवन में तो कठिन दौर आते ही रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने जो महसूस किया है अपने जीवन में, दो चीजों पर अगर इंसान ध्यान दे दे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, सेंस और पेशेंस, तो कोई भी कठिनाई नहीं है, अपने आप वो पार हो जाएगा। अच्छा शब्द है सर, सेंस और पेशेंस दोनों अति आवश्यक है। अगर दोनों नहीं रहेंगे तो फिर आप कदम कदम पर ठोकर खाएंगे, कठिनाई आपके सामने आएंगे, ठोकर खा के गिरते रहेंगे। अगर आपने धैर्य धारण कर लिया, आपके अंदर इतनी ताकत आ गई कि क्रोध करना छोड़ दिया, अहंकार करना छोड़ दिया, पेशेंस आ गया आपके अंदर, तो कोई भी कठिनाई हो। ऐसे व्यक्तित्व बनता भी तो दो चीजों से है। बिल्कुल सर। एक सामान्य ज्ञान में खूब बढ़ा चढ़ा होना चाहिए, दूसरा कितना भी कठिनाई भरा रास्ता हो उसमें से रास्ता निकाल करके आगे बढ़ करके सफलता प्राप्त कर ले। यही ना महत्वपूर्ण चीज है, ये होना चाहिए। मैंने सुना है के बारे में, जो बाबा का मठ है, ये आपकी वजह से हाईलाइट हुआ है। इस पर मेरी आपत्ति है। और कुछ कहना है तो कह लीजिए। जन्मदिन का सफर कैसे यहाँ तक पहुंचा सर? दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वो निमित्त मात्र होता है। सर विस्तार से बताइएगा सर। वक्त लगेगा। कोई बात नहीं सर। हमारी वजह से वहां का विस्तार नहीं हुआ है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। तब बाबा कीनाराम की कृपा से
चाहत कीन्ह करावत सोई। वो जो चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, उससे ही कराते हैं। हम ये भ्रम पालने की मैंने किया है तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, यही मेरी आपत्ति थी। आपको बताऊं कि जब मैं 30 अक्टूबर सन 77 को लेक्चरर के पद पर पदासीन हुआ, उस समय जब कीनाराम मठ के अंदर मैं जाता था, लेकिन उसके पहले तो बाहर पढ़ा और 77 में ज्वाइन किया और 11 जनवरी 78 को मेरे पिताजी का देहावसान हो। मैंने कम से कम उनकी मृत्यु के उपरांत 40-50 लोगों को अपने भूगोल कक्ष में एकत्रित किया। शाम का समय था, उसमें रैया, बैरांट, रामगढ़ के बहुत सारे नवयुवक, उस समय के नवयुवक, नाम लेंगे तो 50 नाम हो जाएंगे, सब याद हैं। उनको मैंने बुलाया। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि एक समिति की स्थापना की जाए और उसके माध्यम से पिताजी की पुण्यतिथि में कुछ कार्यक्रम वगैरह कराए जाए। तो मेरे दिल के अंदर तो था कि लोकनाथ सिंह के नाम पर से कोई समिति निर्मित की जाए, लेकिन उसमें काफी लोगों ने अपना अपना विचार दिया और ये तय हुआ कि नहीं, बाबा कीनाराम सेवा समिति के नाम से एक समिति की स्थापना की जाए। स्थापना हो भी गई और स्थापना के बाद 11 जनवरी को फुटबॉल प्रतियोगिता, क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता और रात में कार्यक्रम प्रारंभ होने लगे। एक रात में सन 79 में आए थे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर रामदुलार सिंह जी, जो बल्लीपुर के निवासी थे, जो भैंस चरा रहे थे 15 वर्ष की अवस्था में। पिताजी उनको जबरदस्ती पकड़ करके टांडा ले गए पढ़ाने के लिए, और वो लाइब्रेरियन थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उन्होंने ही राय दिया कि धनंजय, तुम ये जो कार्यक्रम कर रहे हो, अच्छा होता कि आप बाबा कीनाराम जी का जन्मोत्सव समारोह मनाते। देखिए, मैं मूल चीज बता रहा हूं जहां से शुरुआत हुई है। और हमने समिति के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना बाबा कीनाराम जी का जन्मोत्सव समारोह मनाया जाए। तो समिति ने इसको पास कर दिया और भाद्र कृष्ण अघोर चतुर्दशी को बाबा कीनाराम जी का जन्मोत्सव सन 79-80 से प्रारंभ हो गया। प्रारंभिक कठिनाई मैं आपको बताऊं कि मठ के अंदर जहां आप प्रवेश करते हैं, लोग टट्टी किया करते थे गेट पे। इतनी गंदगी थी चारों तरफ। जहां आज मुख्यमंत्री जी जहां बरगद के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, वहां गड्ढा था, बहुत ज्यादा गड्ढा था। वहां भी सब चारों तरफ गंदगी व्याप्त थी। वहीं कुछ शराबी, कबाबी, ऐसे ही लोग, कुछ अच्छे लोग भी जाते थे। रामायण वगैरह का गान भी होता था हर मंगलवार रविवार को। तो हम लोगों ने जब तय किया तो सारी नवयुवक हमारे गांव के और क्षेत्र के मिलकर के 15-20 दिन उसकी सफाई वगैरह किए। करने के बाद सबको निमंत्रण दिया गया। 50-60 लोग नहीं आ पाए। रात भर चाय पिलाया गया, लेकिन अंततोगत्वा धीरे धीरे लाचीदाना बांटते बांटते, गैस जला के करते करते ये स्थिति चली और धीरे धीरे प्रगति होती गई। ये लोगों का बढ़ाव चालू होता गया और एक समय स्थिति ये आई कि जन्मोत्सव समारोह में कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधानी का चुनाव हो गया। सन 88 की बात है और उसमें मैं ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हो गया। और कीनाराम बाबा का मंदिर जहां देख रहे हैं, जहां मूर्ति लगी है, उसका नींव सिर्फ डाला गया था और प्रधानी के बाद मंदिर बनाने का काम लोगों के सहयोग से मैंने प्रारंभ किया। कहीं चंदा मांगने हम लोग नहीं गए, लेकिन एक गुल्लक लेके हम लोग घूमते थे। जो उस गुल्लक में जो भी डाल दे, एक दिन की मजदूरी रोज मांग लिया जाता था।
और वो मंदिर बन के तैयार हो गया। सन 88-89 की बात बता रहे हैं। 90 में वो मंदिर तैयार हो गया और मूर्ति लगाने की बात आई तो एक डॉक्टर बीपी सिंह थे मनिहरा के, बनारस में रहा करते थे, उनको लेके हम लोग गए, हम और हमारे बड़े भाई डॉक्टर हरिश्चंद्र सिंह। मूर्ति भी बन गई, मूर्ति लग गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब प्राण प्रतिष्ठा होते ही संख्या, लोगों का उत्साह और लोगों के मन में सेवा समिति के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा, भीड़ आने लगी। हम लोग उस समय चंदा मांगते थे तो मोहम्मदपुर से लेकर के, दरियापुर से लेकर के कुरा तक 2-2 रुपया, 1-1 रुपया, 8-8 आना चंदा मिलता था। तब कुछ वाहन भोग की व्यवस्था की गई और उसी तरह बढ़ते 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 सन 98 में जब हमारा चंदौली जिला बन गया तो उस समिति को एक ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। बाबा कीनाराम अघोर पीठ समिति की स्थापना हो गई। उसमें 8-9 लोगों को जगह मिला, उसमें मैं प्रबंधक बनाया गया। प्रबंधक तो मैं सन 79-80 से ही था। फिर बाबा कीनाराम अघोर पीठ समिति जो बनाई गई उसका भी मैं प्रबंधक बनाया गया। मदन मोहन सिंह, ननकू सिंह, श्यामलाल गुप्ता, प्रभु नारायण सिंह, कालिका सिंह गार्ड, इस तरह से तमाम लोग, विनोद कुमार सिंह उस समिति के मेंबर बने, पदाधिकारी भी बने। और उस समय के डीएम साहब सोनिया जी थे, वो कार्यक्रम में आए। फिर श्री राम यादव जी डीएम थे, वो कार्यक्रम में आए। धीरे धीरे बढ़ाव होता गया और उस जन्मोत्सव में आप कल्पना करिए कि कोई ऐसा नेता नहीं था देश का जो हम लोगों से क्षमता के अंदर था, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी रहे हों, चाहे कलराज मिश्र रहे हों, चाहे जगदीश राय रहे हों, चाहे वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो रहे हों। तमाम लोगों का आगमन चालू हुआ जन्मोत्सव पर और उन लोगों के आने से उसके प्रति और भी भाव बढ़ते चले गए। और मनोज तिवारी को पहली बार ये हुआ कि मनोज तिवारी को मंगाया जाए, तो मैं गया था और एक साढ़ू करके थे टांडा के, उनको लेकर के तो पहली बार 99 में मनोज तिवारी को ठीक किया गया है। वो यहाँ आए भी और बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज के छोटी वाली फील्ड में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हजारों की भीड़ आई, लाठी चार्ज भी हो गया, ये स्थिति हो गई। और उसके बाद 3 बार आए मनोज तिवारी और कोई ऐसा कलाकार नहीं बचा जो मशहूर कलाकार उस समय के भी थे। सारे लोगों का आगमन होता रहा और दिन ब दिन वो विकसित होता गया, विकास होता गया और आज प्रगति के रास्ते पर है कि हम ही लोग बाहर हैं। लाखों की भीड़ है। तब हम लोग पूछते थे कि आ जाइए आ जाइए। आज स्थिति ये है कि हम लोगों को धक्का मार के हटा दिया जाता है तो ये हम के अगवा जाएगा। तो आज स्थिति ये हो गई, आज लाखों की भीड़ हो रही है, व्यवस्थाएं भी बदली हैं। और 2007 में मैंने प्रबंधक पद से इस्तीफा दिया इन्हीं कारणों से। और आज भी मुझे इस बात का गर्व है कि जब से जन्मोत्सव प्रारंभ हुआ है 2-3 साल छोड़ करके शायद संचालन मैं ही किया करता रहा हूं। मुख्यमंत्री दो बार आए तब भी संचालन मैंने ही किया और आज के डेट में भी इस संस्था में भी संचालन का जिम्मा पूज्यपाद बाबा गौतम राम जी हमें ही देते हैं। उसको मैं निभाता भी हूँ, बिल्कुल। लेकिन ये मान के करता हूं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ये पूरे गांव वासियों का सहयोग, क्षेत्रीय जनता का सहयोग और बाबा के प्रति लोगों का समर्पण भाव। और जो कुछ भी होता है सब बाबा कीनाराम की कृपा से होता है। हम सब निमित्त मात्र हैं और उसमें और बहुत सारी चीजें हैं वहां के विस्तार में। फिर कभी आप पूछेंगे तो उसको हम बताएंगे कि कैसे बगल का जो गड्ढा था कैसे फटा, कैसे क्या हुआ। तो हमारे राजनीतिक जीवन के शुरुआत में बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जिसको हम बताने का प्रयास करेंगे। जी, जैसे आपने बोला कि सर ग्राम प्रधान भी रहे हैं आप,
तो ये राजनीति का सफर जो है वहीं तक सीमित क्यों रहा? राजनीति का सफर हमने कभी जिंदगी में अपने आप को बताया नहीं किसी को, पहली बार मैं बताने जा रहा हूँ। जी जी। जब मैं ग्रेजुएशन में था उदय प्रताप महाविद्यालय में सन 74-75 में, तो हमारे गांव में हम सब उन्होंने मिलकर के एक युवा संघ बनाया था। अच्छा। गांव में कुछ विकास का काम करने के लिए। उसी समय कुछ पनपा था, फिर बाबा कीनाराम सेवा समिति बन गया, और शिक्षा जगत में जब मैं जुड़ा तो मैं हालांकि भूगोल का विद्यार्थी था, लेकिन कई बार जिले का साहित्य मंत्री बना, सचिव बना, मंडलीय सचिव बना, मंडलीय साहित्य मंत्री बना कई बार। वो सब तो अपनी जगह है। मैं सन 82 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। बयासी के बाद मैं कई वर्षों तक, कम से कम 6 वर्षों तक मैं 2 बार यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। फिर जिला, उसमें बनारस था, जिला कमेटी में चला गया, उसमें भी संयुक्त मंत्री रहा। फिर उपाध्यक्ष बना, चंदौली जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बना। फिर मैं पीसीसी का मेंबर बना 2 बार, क्रांति कांग्रेस कमेटी का मेंबर आज भी हूं, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं कुछ हूं। मैंने जनाने का प्रयास किसी को नहीं किया, लेकिन राजनीतिक सफर, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ करने की स्थिति में तो है नहीं। लेकिन एक दौर ऐसा था, समंदर पी लिया करते थे हम। अब तो हालत यह है कि तालाब के पानी से डर लगता है। तो ये बात नहीं है, किया है, बहुत कुछ किया गया है, लेकिन राजनीतिक सफर हमारा उतने पर फिर उम्र के हिसाब से हमने आना जाना कम कर दिया। अगर आज सर मिले आपको ऐसा कोई पद जिसपे आपकी चाहत हो? देखिए, हमारे परिवार का इतिहास त्याग का इतिहास। आप कल्पना कर लीजिए कि मेरे पिताजी कई विद्यालयों के संस्थापक थे, आज एक भी विद्यालय के संस्थापक नहीं। अपने जीते जी उन्होंने विद्यालय किसी और को प्रतिष्ठापित कर दिया, लेकिन अपने घर परिवार का किसी को नहीं बनाया। तो पद बहुत मायने नहीं रखता है। और बीच में दौर 2-1 बार ऐसा आया था कि मुझे टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हमने कभी प्रयास किया ही नहीं। शायद आपको नहीं पता है कि मेरे घर कभी कभी भोजन बना करता था। पिताजी अकेले मात्र थे, वो दिन भर घूमते रहते थे। आज के उस समय के शब्दों में आवारा कहा जाता था, आवारा उसी को कहा जाता था जो समाज के लिए समर्पित होता था। आज तो आवारा शब्द की परिभाषा बदल गई, इसीलिए एकमात्र उनको नेताजी कहा जाता था, उन्हीं को। बहुत लोग हमारे क्षेत्र में, कोई गांधी कहा जाता है, कोई कुछ, लेकिन नेताजी की उपाधि उन्हीं को मिली, सुभाष चंद्र बोस की। ऐसे थे भी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। उनका हमने यूट्यूब पर देखेंगे, लोकनाथ के नाम से डालेंगे, उनके जीवन का वृत्तांत पूरा निकलेगा, कैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे, किस तरह से उन्होंने काम किया। और कई जगह से मुझे ऑफर भी मिला कई पार्टियों में जाने का, लेकिन मैं कहीं गया नहीं। अगर गया होता तो हो सकता है कि कभी कोई पद मिल गया होता, लेकिन आज जो मेरी पहचान है पद से नहीं है, व्यवहार से है। हर पद के लोग सम्मान देते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, आखिरी प्रश्न आपसे। तो आप लोकगीत में बड़ा रुचि रखते हैं, जहां तक मैंने सुना। रखते थे। अगर हम चाहते हैं कि अगर 2 लाइन गुनगुना दे। देखिए, उसकी शुरुआत बहुत पहले सन 80 में मैं सीखने जाता था संगीत, चंदौली। उसमें मेरे अंदर उल्लास था कि पिताजी भी गाते हैं तो मैं भी गाऊं। मैं संगीत सीखा करता, हर राग सीखा करता था। पहले शुरुआत भैरवी राग से किया था, उसमें हमने घर जाने दे न छेड़ो सैया घर, मैं भी नीति करत ना छुओ बहिया, करत हो क्यों हूँ लड़ी कैया घर जा। तो उस समय इस तरह से शुरुआत हुई।
और आज थोड़ा बहुत लोकगीत वगैरह हम लोग गा लेते हैं। जी जी तो आपको मैं एक लाइन की बिल्कुल। गीत गाऊंगा। अरे गाने को तो कहेंगे तो दिन भर मैं गाता ही रहूंगा, जी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लाइन गीत एक ऐसी प्रेयसी है जी। जो अपने प्रिय से कहती है कि हे प्रिय तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों नौकरी करने जा रहे हो। हम्म, रोकने का प्रयास करती है उसको कि रुक जाओ, घर पर रहो, अभी हम लोगों की नई नई शादी हुई है, अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी से संदर्भित एक लाइन के कल लोकगीत मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। हर गोड़ लागू पैया परू, मानी जा कहनवा बलमा, जनी जा विदेश, रखबे अखिया के समनवा बालम, जनी जा विदेश। अरे 5 रुपया बलमा तोरी रे नौकरिया, 10 हम घर में ते देव, रखबे अखिया के समनवा बलमा, जनी जा विदेश। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि पुस्तकालय में बैठे हैं। आपके शब्दों ने केवल ज्ञान नहीं बढ़ाया सर। अब तो ये कहा जाता है जिंदगी बेपीर हो गई है, जैसे पत्थर की लकीर हो गई है। दिन तो किसी तरह ढल ही जाता, रात द्रौपदी की चीर हो गई है। जी, जी। ऐसे माहौल में आपने हमको याद किया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना अच्छे लोगों को अब पूछता कौन है। चांद में स्याहपन खार गुल के करीब, हर दिए के तले रोशनी ही नहीं। आज के इस जमाने में भी कौन पूछता है किसी को। आपने मुझे पूछा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस अनमोल चर्चा के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।